आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लुसेंट जीके में राजव्यवस्था, पॉलिटी, संविधान। ये हमारी राजव्यवस्था की फर्स्ट वीडियो है। संविधान। 1। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 की पलासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वे निम्न है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, जैसे 1। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। b। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। c। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। विशेषताएं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा हिम्पे थे। अन्य 3 न्यायाधीश 1 चैम्बर्स, 2 लिमेस्टर, 3 हाइड। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, 2 बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है। 1 कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 2 कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। 3 कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया।
भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 में मैकॉले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत में मंत्रिपद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता, या चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। 5. इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीय को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। नोट: 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। मासे मिंटो सुधार। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिटी को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया।
इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। नोट: 1909 में लॉर्ड मॉने इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड सिटी भारत के वायसराय। 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में यह शासन के जनक लियोनस काटिया थे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गीय में विभाजित किया गया: आरक्षित तथा हस्तांतरित या अंतरित। आरक्षित विषय वित्त, भूमिका, असहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियों, क्रिमिनल ट्राइब्स, छापखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। हस्तांतरित विषय शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। नोट: आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। अतः 1926 में ली आयोग 1923-24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, अंगल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया: 1. कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। 2. उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। C. उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। D. वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। नोट: मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जॉर्ज था। 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: अखिल भारतीय संघ। ये संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासत संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की प्रांतीय स्वायत्ता इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया।
केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। एक परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधान मंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। बी प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधान मंडलों की अनन्य अधिकारिता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे पुलिस, प्रांतीय लोकसेवा और शिक्षा। सी समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधान मंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे दंडविधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधान मंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधान मंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। दो प्रांतीय विधान मंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधान मंडल प्रांतीय विधान मंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि, प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी। 4. संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। 5. ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधान मंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। 6. भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। 7. सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। 8. इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। 9. इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। 10. इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 11. इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थीं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधान मंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधान मंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। नोट: सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था।
2. भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक तथा बी अलेक्जेंडर थे। नोट: भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत की। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। नोट: हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय ये मुस्लिम, सिख एवं साधारण। संविधान सभा की प्रमुख समितियों एवं उनके अध्यक्ष: संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट: मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उपसमितियां थीं। ए मौलिक अधिकार उपसमिति जे बी कृपलानी, बी अल्पसंख्यक उपसमिति एच सी मुखर्जी। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 29 मुसलमान तथा 4 सिख। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थीं वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। संविधान सभा की महिला सदस्य: अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षानी वेलियादुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बैनर्जी, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित। बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार: 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, 2 एन. गोपाल स्वामी आयंगर, 3 अल्लादी कृष्णा स्वामी आयर, 4 कन्हैयालाल मानिकलाल मुशी, 5 सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 6 एन. माधव राव, बी.
एल मित्र के स्थान पर 7 डी पी खेतान 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। नोट: संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 मंत्री विभाग जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना तथा प्रसारण बलदेव सिंह रक्षा जान मथाई उद्योग तथा आपूर्ति सी राजगोपालाचारी शिक्षा C.H. भाभा कार्य खान एवं बंदरगाह राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि आसफ अली रेलवे जगजीवन राम श्रम। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 लियाकत अली खां वित्त आई चुंदरीगा वाणिज्य अब्दुल रब नश्तर संचार जोगेंद्र नाथ मंडल विधि गजानतर अली खां स्वास्थ्य। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना व प्रसारण राज्यों के मामले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मी अबुल कलाम आजाद शिक्षा डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विधि जगजीवन राम श्रम सरदार बलदेव सिंह रक्षा राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य C.H. भाभा वाणिज्य रफ़ी अहमद किदवई संचार R.K. पन्मुगम शेट्टी वित्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति B.N. गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय हुए। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1985 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1985 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा किए कुछ अन्य कार्य। 1. इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 2. इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 3. इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया। नोट: 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। प्रस्तावना की मुख्य बातें। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही है। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। बेबड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरुवाड़ी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नोट: लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 यह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत।
भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ब्रिटेन, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। आयरलैंड, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार। जर्मनी, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। कनाडा, संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। 7. दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। 8. रूस, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। 9. जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नोट: भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। 5. भारतीय संविधान की अनुसूची। प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों 29 राज्य एवं संघशासित 7 क्षेत्रों का उल्लेख है। नोट: संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदग्रहण के समय की जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। वर्तमान में 100 विषय। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं: देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 166 विषय थे। वर्तमान में 61 विषय राज्य सूची में शामिल। कुछ विषय हैं शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग आदि। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे।
वर्तमान में 52 विषय समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय है दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। नोट: समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। 8वीं अनुसूची इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से हवी अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1967 21वां संशोधन में सिंधी को 1992, 71वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को और 2003 92वां संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। नोट: अब तक ये मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा ये स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। देशी रियासतों का भारत में विलय। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। नोट: देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभभाई पटेल पी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है, जिसमें संप्रति 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। भारतीय संविधान के भाग। अनुच्छेद भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4, भाग 2 नागरिकता 5 से 11, भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, भाग 4 का मूल कर्तव्य 51 का, भाग 5 संघ 52 से 151, भाग 6 राज्य 152 से 237, भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 238 निरसित, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242, भाग 9 पंचायतें 243 का सेना, भाग 9 का नगर पालिकाएं 243 से 243 यच, भाग 9 का सहकारी समितियां 243 यज से पन, भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 का, भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263, भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और याद 264 से 300 का,
भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम 301 से 307। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323। भाग 14 का अधिकरण 323 का 323 ख। भाग 15 निर्वाचन 324 से 329। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध 330 से 342। भाग 17 राजभाषा 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्णन 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के घर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। घर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। नेहरू, पटेल एवं सीतारमैया JVP समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। 58 तारांकन दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुलु की मृत्यु हो गई। रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। ये राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पम. हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। नवंबर 1954 को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पौंडीचेरी, यनाम, चंद्रंगा और केरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। वर्तमान समय में भारत में 29 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। क्षेत्रीय परिषद भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृहमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। ये केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्षेत्रीय परिषद को 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, अतः ये संवैधानिक निकाय है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्य तथा चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्रीय परिषद उत्तर मध्य उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम।
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन दीव एवं दादर तथा नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र। पूर्वोत्तर परिषद इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया है। यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम सम्मिलित है। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं। भारत में गठित परिषद। क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई।